Hi everyone. So today with me Ashish. Welcome Ashish to this channel. थैंक यू सर। तो यार जैसे कि तुमको पता है सब लोगों को आपने थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो का टाइटल देख लिया होगा। काफी इंस्पायरिंग जर्नी है आशीष की नीट की। तो आज आशीष की नीट की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्ट्रगल आशीष ने फेस करे और फिर फाइनली उनको सक्सेस हासिल हुई। तो पूरी जर्नी को समझेंगे, पूरी जर्नी जो भी आशीष ने देखी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आशीष से। तो आशीष, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। अभी आप कहाँ से हो? अभी आपने नीट 2023 में क्या स्कोर किया है? क्या रैंक है आपकी? एक बार थोड़ा सा बता दो। हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष कुमार भाटिया है। मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, जिला बहराइच से। और मेरी इस बार नीट 2023 में 662 मार्क हैं। AIR 4064 है। इससे पहले भी मैंने कई सारे अटेम्प्ट दिए हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली मैं सक्सीड कर पाया इस साल नीट 2023 में। ठीक है आशीष, तो अभी काउंसलिंग में अभी तक तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है? काउंसलिंग आधी हो चुकी है तो अभी तक कोई कॉलेज मिला? AIQ फर्स्ट राउंड मैंने कराया नहीं था, क्योंकि उसमें ये था कि कोई एम्स, अच्छे एम्स मिलते नहीं, ये थोड़ी आइडिया लग गई थी। हाँ और हाँ। फिर मैंने स्टेट राउंड की फर्स्ट राउंड कराई। तो लकीली उसमें KGM से मिल गया मुझे फर्स्ट राउंड में। ओके, तो फिर मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी AIQ सेकंड राउंड में कराया नहीं। थैंक यू बॉस। तो जैसे कि तुमको केजीएमसी मिल गया, नंबर वन कॉलेज है यूपी का, और इंडिया में भी टॉप कॉलेजेस में केजीएमसी का नाम आता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से चलते हैं जर्नी के बारे में। ट्वेल्थ कब पास किया तुमने? मेरा 12th पासिंग ईयर सर 2016 है। और 2016 में पहली बार नीट का एग्जाम भी दिया था? हाँ, मतलब मुझे ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं उस समय नीट का। तो ऐसे ही बस पता चला कि नीट एग्जाम है तो दे देते हैं। तो फिर उसके पहले ये था कि ये स्कूल्स में ये पता होता था कि यहाँ कोई प्री एग्जाम होता है, वो CPMT करके होता है। हाँ तो हाँ। फिर यहाँ आए, लखनऊ हम आए, अपने गांव से माइग्रेट किए और फिर यहाँ आए। तो हमने नीट जाके दे दिया। उस समय फेज 2 हो रहा था, ये हुआ था कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट का समथिंग डिसीजन आ गया था हाँ हाँ, कि फेज 2 होगा 2016 में ऐसा। दो बार पेपर हुआ तो था। हमने दे दिया बस फॉर्म भर के, ये सब। तो उसमें क्या तो स्कोर रहा बस हमने दे दिया। था? मेरे 100 मार्क्स थे। अच्छा, 100 मार्क्स थे। ओके। तो 2016 में 100 मार्क्स से जो जर्नी हुई शुरू हुई थी वो 662 मार्क्स पे इस साल कंप्लीट हुई है। तो इस बीच तो बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। 2016 से लगातार नीट का एग्जाम दे रहे थे, हर साल दिया एग्जाम नीट का? हाँ बस, मतलब हर साल ही दिया। फाइनल मतलब मैं कभी ऐसे ब्रांडेड कोचिंग में जा नहीं पाया। ओके। मतलब जो भी है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा लोअर वो वाले बैकग्राउंड से भी नहीं है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत ज्यादा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाए। तो ऐसे ओके। नॉर्मली कोचिंग करते थे लखनऊ में। तो फर्स्ट ग्रोथ जो हुआ वो 3 साल के कोचिंग पे हुआ। 2019 में मेरे 520 मार्क्स आए। सबसे पहले मैं फिर उतने 16 के में भी बाद कुछ। में पहले 17 पे आऊंगा। पहले 16 से शुरू करते हैं अपन, हाँ, 17 पे भी आएंगे। तो 2016 के बाद में तुमने 17 के लिए प्रिपरेशन करी? मतलब कैसे प्रिपरेशन करी 17 का जो नीट का एग्जाम दिया? मतलब हर साल वाइज चलते रहेंगे अपने प्रिपरेशन में, क्या चेंजेस ले आए और स्कोर में क्या चेंजेस आए, तो उस हिसाब से अपन चलते हैं। तो 17 के नीट के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करी, जो भी करी? 17 के नीट के लिए मैंने ऐसे ही लोकल कोचिंग थी, जो इंडिविजुअल कोचिंग्स होती हैं हर जगह। हाँ तो हाँ। लखनऊ में इंडिविजुअल कोचिंग थी, तो मैंने उसमें इंडिविजुअल कोचिंग्स की। और थोड़े सब्जेक्ट्स का खुद से भी आइडिया था, तो पता नहीं था ज़्यादा चीज़ें। और तो करते रहे। फिर ज़्यादा कुछ अच्छे से हो नहीं पाया। फिर मेरी बायो थोड़ी सी स्ट्रांग थी, तो मैं उसको, क्योंकि बायो लकीली ये हो गया था कि कुछ लोग ऐसे मिल गए थे जिन्होंने शायद पहले से बता दी थी कि NCERT वगैरह पढ़नी चाहिए। तो बायो हम्म। को पढ़ा, तो बायो बायो ही स्ट्रांग करने में लग गए। फिजिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि फिजिक्स का बहुत फोबिया था। बहुत ज्यादा फोबिया था, इतना था कि हो ही नहीं पाता था। तो फिर साल भर किया, तो 335 मार्क आए 2017 में। पूरे पूरे थे? 100 से 335। अच्छा। 335, ओके। 720 में। हाँ हाँ। तो मतलब फिर जब 2017 में 335 आए तो फिर किस तरीके का रिएक्शन पेरेंट्स का था कि आगे कोचिंग करवानी है नहीं करवानी है, तो क्या रहा था फिर उसके बाद में जब 18 का एग्जाम? उसके बाद यही था उसके बाद यही था कि मतलब थोड़ा सा तो ग्रोथ हुआ है। तो फिर ये था कि उसके पहले कभी प्रिपरेशन की नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी दोस्त वगैरह थे जिनका भी नीट निकलता था,
बाकी लोगों को लगता था कि वो 12th के बाद निकाल लेते हैं, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं आइडिया था कि वो लोग भी 9 से 8 से प्रिपरेशन करते हैं, तो 4-5 साल तो वो भी, 3-4 साल अगर देखें तो वो भी ले लेते हैं। मैंने 12th तक कुछ किया नहीं था, प्रिपरेशन वगैरह थी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि दे दो एक दो एक एक अटेम्प्ट अच्छे से पढ़ के और दो। तो फिर उस साल क्या हो गया कि मेरे कई सारे दोस्त थे, वो ऐसे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। मैं हम्म। एक सब्जेक्ट का कोचिंग कर लूंगा फिजिक्स का, और बाकी मैं सेल्फ स्टडी करके और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ऑफलाइन, और फिर प्रिपरेशन कर लूंगा। लेकिन वो साल भर तो चला, लेकिन एट द एंड उसका रिजल्ट मिला नहीं। कुछ ओके। भी रिजल्ट नहीं मिला। वो बहुत ही बेकार था। मतलब पूरे साल में सिर्फ 35 मार्क इंक्रीज हुए, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब 370। 370 पहुंचा। ठीक है। तो उसके बाद में तो जैसे जैसे ड्रॉप बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है प्रोपोर्शनली, उसी हिसाब से प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। तो फिर 2019 की तैयारी करी तुमने, तो और 2019 में क्या, किस तरीके से तैयारी करी, क्या स्कोर रहा? 2019 में तैयारी की फिर मैंने थोड़ा सा फिजिक्स पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि फिजिक्स उससे पहले मैं बहुत वीक था, मैं डरता भी था फिजिक्स से। 2 साल तो डरने में ही चले गए मेरे। फिर हाँ। मैंने फिजिक्स पे थोड़ा बहुत वर्क किया, और फिर कोचिंग का तब भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वही है कि हम मैं कोटा का भी नहीं गया। सारे फ्रेंड्स गए और फिर वहां से हो भी गए, वो सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन मैं कोटा जा नहीं पाया। तो फिर साल भर फिर से मैंने मेहनत की, पढ़ा, और फिर मेरे 520 आए 520। 2019 में। 520। हाँ हाँ। फिर भी काफी दूर थे मतलब कट ऑफ से, ऑलमोस्ट अब देख बहुत कट ऑफ बस बहुत साठ दूर था। पैंसठ नंबर दूर थे, 583 के आसपास गया था कट ऑफ। हाँ। हाँ, यूपी का 573 समथिंग था। हाँ यू, मैं ऑल इंडिया का बता रहा था। तो मतलब इस तरीके से काफी दूर हो गए थे ऑलरेडी। 17 18 19 तीन ड्रॉप हो यस। गए। तो 2020 में जैसे जैसे अगले साल प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी? मोटिवेशन की मतलब अपन को ड्रॉप करना चाहिए, ये कहाँ से आ रहा था? और कोई घर वालों की तरफ से कैसा था, प्रेशर था, सपोर्ट था, किस तरीके की चीजें थी? नहीं, बस मतलब मेरे घर वालों से कभी प्रेशर नहीं था। उनको था जस्ट लाइक मेरे एल्डर ब्रदर जो थे, उनमें से उन लोग का बहुत बड़ा हाथ था। और उनसे ये था कि अगर तुमको बनना है डॉक्टर, अगर तुमको करना है, तो ड्रॉप ले लो, कोई मैटर नहीं करता इतना। ले लो, अगर तुमको बनना ही एट द एंड डॉक्टर तुमको बनना है, तो तुम एक दो ड्रॉप और ले लो, लेकिन निकल जाएगा। क्योंकि मेरा ग्रोथ हो रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा था, तो उन लोग को दिख रहा था कि हाँ मेहनत कर रहा है, चीजें हो रही हैं। तो उन लोग को कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा था, तो वो लोग कभी, उन लोगों ने जरा भी कभी नहीं डिमोटिवेट किया, या कभी भी पीछे हाथ नहीं किया। उन्होंने बोला अगर तुम्हारी मर्जी है तुम ड्रॉप ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कोटा जाना है तुम चले जाओ। लेकिन समझ में नहीं आता था कि करे तो करे क्या। फिर 2019 में जब मेरे 520 आए, तो फिर मैंने सोचा कि अब इंडिविजुअल कोचिंग और सेल्फ स्टडी से, दोनों से, क्योंकि गलतियां देख रहे थे कि इंडिविजुअल कोचिंग की, उससे नहीं हुआ। फिर सेल्फ स्टडी की, उससे भी ढंग से हो नहीं पा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि सारे बच्चे ही कोचिंग करते हैं, ब्रांडेड कोचिंग में जाते हैं, तो वहां पे जाके देखते हैं। क्योंकि मेरे पास उस समय तक शायद मटेरियल भी कोई कोचिंग का ऐसा था नहीं कि ऐसा मैं कुछ लगाऊं। उसके पहले ऐसे नॉर्मल बुक्स एमटीजी वगैरह ले लिया, इस सबसे लगा लिया। तो फिर उसके बाद मैं 19 में कोचिंग में गया। मैंने एक कोचिंग पकड़ी, अच्छी कोचिंग, तो उसमें मैं गया। फिर उसमें काफी ग्रोथ हुआ। मतलब मैंने लखनऊ, पढ़ा कि काफी लग लखनऊ रहा के था। अंदर ही? देखो, लखनऊ के अंदर? लखनऊ में ही मैंने यहीं पे की। हाँ, यहीं पे की। हम्म। तो उसके बाद में तो मैंने कोचिंग में रह के? कोचिंग में रह के प्रिपरेशन की, और उसमें ग्रोथ हो रहा था। उसमें मार्क्स में, उसमें 600 प्लस अब आने लगे, 620 630 ऐसे मार्क्स आने लगे उनके टेस्ट पेपर्स में। ओके। और फिर ये हुआ, फिर एंड हो सिलेबस एंड हो रहा था, तब फिर तब तक कोविड आ गया। तो हम्म। कोविड की वजह से सबको यहाँ से, सबको माइग्रेट, सब फिर से मुझे गांव जाना पड़ा। ठीक है। तो फिर उसमें यही हो गया कि डिले होता रहा, डिले होता रहा। फिर एंड में वो मई में होना था एग्जाम, और कहाँ, और सितंबर समथिंग में खिंच गया। हाँ तो उस वजह सितंबर। से पढ़ाई में बहुत बार बार इधर उधर होता रहा। तो एंड में जाके उस अटेम्प्ट में 602 मार्क्स आए मेरे। 602। हाँ 18,688 ऑल इंडिया रैंक। और वो ठीक। अनएक्सपेक्टेड था, मार्क बहुत अच्छा था, उस समय बहुत हाँ ज्यादा इन्फ्लेट कर गई थी रैंक। हाँ 2020 में काफी कट तो ऑफ। तो बहुत डिमोटिवेटिंग था। काउंसलिंग कराया, सब कुछ कराया। तो उस बार ही मुझे नहीं मिल रहा था, एमबीबीएस नहीं मिल रहा था।
BDS वगैरह ये सब मिल रहा था, तो मैंने लिया नहीं। ठीक है। फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं इतना पास आ गया हूँ, कट ऑफ 605 था यूपी का, 605, मेरे 602 मार्क्स थे। तो मैंने सोचा कि एक लास्ट अटेम्प्ट बस, 4 ड्रॉप हो गए, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं दे सकते हैं। एक ड्रॉप मैक्स टू मैक्स अगर देना है तो देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो 2021 के लिए मैं फिर से लग गया। मैंने कुछ कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था, प्लान भी था ही नहीं, तब तक भी नहीं था। इस बीच कोई और मैं कोर्स फिर की से ज्वाइन किया, 2021 के लिए बीएससी वगैरह में कहीं एडमिशन नहीं लिया इस बीच? ठीक है। किसी कोर्स में नहीं दे रहा। तो फिर से मैं लग गया, और 2021 के लिए मैंने प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, मतलब उस समय फिर कोचिंग में, जब मैंने जिस भी कोचिंग में एनरोलमेंट किया, टेस्ट सीरीज दी, तब कहीं 660 70 ऐसे मार्क्स आते थे। तो मुझे लगा था कि मेरी रैंक बहुत अच्छी निकल के आएगी। लेकिन एट द एंड मुझे, तब तक ना मैंने इन 4 5 ड्रॉप में ये सीख लिया था कि पेपर कैसे किया जाता है। हाँ हाँ। लेकिन शायद मेंटली मैं ये तैयार नहीं हुआ था कि वो दिन को कैसे हैंडल किया जाता है, वो हाँ पर्टिकुलर डे। कितना भी हम पढ़ लें, अगर वो पर्टिकुलर डे, वो पर्टिकुलर टाइम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, 3 घंटे नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो नहीं होने वाला। वो मुझे तब तक भी नहीं पता था। और सारे पढ़ाई तब तक तो हो गई थी, फिर फैक्टर्स वो चीज जाके एग्जाम सेंटर में गड़बड़ हो गई। ओके। मेरा एग्जामिनर से थोड़ा सा, उसने उन्होंने एक्चुअली डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा मुझे। हाँ। और फिर मुझे पता नहीं था कि हाँ, इनसे कुछ नहीं करना होता है, इनसे फर्जी का बहस में उलझोगे तो और ज्यादा ये डिस्टर्ब करेंगे। उन्होंने बहुत डिस्टर्ब कर दिया, 15 20 मिनट मुझे परेशान किया। उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा सब कुछ छूट गया। तो उसमें मेरा और डिग्रेडेशन हो गया स्कोर का। फिर 02 से 591 आ गया। 591, ओके। फिर मतलब थोड़ा सा क्लोज। 22,762 रैंक। फिर उस समय कट ऑफ पीछे खिसकी फिर से, हम्म। 21,000 समथिंग तक आई। तो 595 गई कट ऑफ, आई थिंक यूपी की 594 थी। तो फिर मेरा फिर से नंबर तीन से? नंबर से रह गया। ठीक है। 3 नंबर से फिर से रह गया। 602 पे भी 3 नंबर से फिर से 3। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरा डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन वगैरह में चला गया, बहुत सारा सीन हुआ। मेंटली बहुत वीक हो गया। तो मैंने एट द एंड आके केजीएमसी बीडीएस ले लिया, ऑप्ट कर लिया, केजीएमसी बीडीएस में आ गया। वो वाली सिचुएशन बहुत अलग होती है जब तुम बहुत क्लोज स्कोर से रह जाओ। तुमको आज के दिन तुम्हारा लोग फाइनल रिजल्ट देखेंगे, पर उस टाइम जो सिचुएशन थी वो तुम ही फील कर सकते हो, या फिर जो स्टूडेंट काफी क्लोज आके रह जाते हैं वो ही फील कर सकता है कि। और जब भी दूसरी बार लगातार 3 नंबर से रहना, एक क्वेश्चन का फर्क लगातार दूसरे अटेम्प्ट में, तो काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा फिर तो यार। मतलब वो चीज, वो टाइम हैंडल करना। बहुत मुश्किल था बस, बहुत। थोड़ा, और एक बारी का होता तो एक बारी तो मैंने हैंडल कर लिया था, 2020 का मैंने हैंडल कर लिया था, लेकिन बैक टू बैक 2021 में भी मुझे मिला वो चीज। तो बहुत ही मुश्किल था हैंडल करना। फिर यही था कि मैंने बार बार, अब नहीं दे सकता ड्रॉप। फिर भी ऐसा नहीं रहा, घर वालों का फिर भी सपोर्ट था। वो बोल रहे थे कि तुमको नहीं लेना केजेंसी बीडीएस, तुमको अभी भी देना है तो तुम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने ले लिया केजेंसी बीडीएस। फिर मैं गया। तो एज अ कोर्स, कॉलेज बहुत ही अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ। मेरा मन लगता ही नहीं था। मैं कंटिन्यू कर रहा था, रेगुलर क्लासेस सब कुछ कर रहा था। फिर उस 2021 का एडमिशन बहुत लेट हुआ था, समथिंग अराउंड फेब मार्च में हुआ था। बिल्कुल। 2021 का बैच था, लेकिन वो 2022 में शुरू हुआ था। हम्म। और नीट आने वाला था, 2022 का नीट आने वाला था। तो मैंने सोचा कि जुलाई में होगा, तो 3 4 महीने हैं, ये 3 4 महीने पढ़ के फिर दे देते हैं। और 3 4 महीने मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया था, काफी कुछ एंजाइटी वगैरह हो गया था, ये सब हो गया था। तो उसे कैसे भी करके निकल के तैयारी कर रहा था। फिर तैयारी करते वक्त 3 4 महीने तैयारी की, और मुझे नहीं पता था कितना बुरा होगा फिर से नीट। और 2021 से भी बुरा हुआ, हम्म। 567 मार्क आए। अच्छा, तो मतलब एक टाइम पे रैंक 100 नंबर से शुरू किया, फिर रैंक इम्प्रूव होती गई, इम्प्रूव होती गई, और फिर एक टाइम पे आके फिर अगले साल डिक्रीज होती गई, लगातार 2 साल पीछे की तरफ जाते गए। मतलब रैंक डिक्रीज हो रही थी। फाइव कितने मार्क्स बताए तुमने 2022 में? 567। हाँ, इस बार तो बहुत ज्यादा मार्जिन से रह गए थे तुम, काफी ज्यादा मार्जिन था मतलब। ऑल इंडिया की कट ऑफ ही 596 थी, लगभग 30 नंबर के आसपास। यूपी की भी 593 4 थी शायद। 94। हाँ, तो यूपी में भी काफी दूर से रह गए। तो इस टाइम पे कैसा लगा कि
अब तो छोड़ देना चाहिए, या फिर था कि वापस अटेम्प्ट दोगे? उस टाइम पे सोचा था कि 2023 नहीं, दोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ये था कि अब चल के अब बीडीएस करते हैं। अब तो आपका वो तो ऑप्शन है, ये कर रहे हैं, वो प्लान बी है ही है मेरे पास। तो वो हम्म। रेगुलर का करते हैं, तो उसको रेगुलर किया और फिर आराम से कंटिन्यू करते रहे। और फिर एग्जाम पेपर दिए, फिर उसके प्रोफेशनल एग्जाम्स आ गए मेरे, वही फेब मार्च में पड़े। तो करीब 20 मार्च तक तो मेरे एग्जाम्स ही चले, प्रोफेशनल एग्जाम्स। फिर 20 मई, 7 मई को मेरा नीट था ये, तो उसी समय शायद फॉर्म आया था, फॉर्म तो मैंने भर दिया। लेकिन इस बारी क्या हुआ था कि इस बारी मैंने घर पे नहीं बताया हुआ था कि मैं पेपर दे रहा हूँ नीट का। सिर्फ अच्छा। मेरे जस्ट एल्डर ब्रदर हैं, उनको पता था। मेरे से एल्डर हैं, उनको पता था, तो उन्होंने भी बोला कि इस बार घर पे नहीं बताओ। आपके पेरेंट्स को आपसे एक्सपेक्टेशंस है, फिर बार बार फेलियर वो देखते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते कि वो दुखी हैं, पर अपन को खुद को अच्छा नहीं लगता कि मतलब अपन उनकी एक्सपेक्टेशंस के लिए एक इतना सा काम नहीं कर पा रहे। आई अंडरस्टैंड, इस तरीके से फील होता है। तो इस वजह से तुमने पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम इस साल नीट दे रहे हो 2023 का? ठीक है। मैंने नहीं बताया कि दो यार मैं बता रहा हूँ। फिर यही हुआ कि तो उस समय फिर मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि मैंने असली में जो प्रिपरेशन एक ही साल की थी। मैं मान रहा हूँ मैंने टाइम बहुत लग गया, लेकिन जो प्रिपरेशन की थी वो शायद 19 से 20 वाले नीट के लिए जो था वो सबसे अच्छा प्रिपरेशन था, उसमें सारा प्रिपरेशन हो गया था। उसके हम्म। बाद ही तो मार्क्स आ गए थे 2020 में। फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ और ये सब हुआ। हाँ, एक बार चीजें सीखने के बाद में नॉलेज में इतना इंक्रीमेंट नहीं होता, जितना तुम्हारा चीजें हैंडल करना तुम सीख जाते हो, प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हो टाइम के साथ में, उससे स्कोर ज्यादा इम्प्रूव होता है। बाकी जब तुमने 600 से ऊपर स्कोर आ ही गया तो फिर नॉलेज में ज्यादा कुछ ऐड कर नहीं पाओगे तुम, बाकी चीजों को हैंडल करना बेटर वे में सीख जाओगे। तो फिर तुमने 20 मार्च के आसपास तुम्हारा हो गया बीडीएस का एग्जाम, तो फिर 20 मार्च से लेके पढ़ाई कब शुरू करी 20 मार्च के बाद? पढ़ाई बीच में, पढ़ाई तो 1 जनवरी के बाद थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम्स आ गए तो हाँ। सारे सब्जेक्ट लगभग एमबीबीएस वाले सेम ही होते हैं फर्स्ट ईयर में, बीडीएस के भी। तो हाँ। वो सब पढ़ने पड़े। तो वो सब पढ़े मैंने, और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेता था नीट के लिए तो पढ़ लेता था। लेकिन प्रॉपर 20 मार्च के बाद ही मतलब शुरू हो पाया पूरा फुल टाइम। ओके। तो उसके बाद से पढ़ाई कम की, मतलब ये था कि एक बार ही कोर्स पूरा देख लेंगे और पेपर वगैरह ज्यादा लगाएंगे। पेपर लगा के और एनालिसिस करेंगे, क्या गलतियां हो रही, क्या नहीं गलतियां हो रही, और अपने आप को थोड़ा मेंटली स्टेबल करेंगे कि एग्जाम में जाके गलती नहीं कर देनी है, एग्जामिनर से नहीं बहस कर लेना है। और 2022 में भी मेरी एक और गलती थी कि मैं पहुंचते ही मैंने रोल नंबर गलत भर दिया था, जब हाँ। मेरे 5 6 7 आए थे। तो ये सब गलतियां मुझसे बहुत होती थी, मैं अभी भी पैनिक करता हूँ, अभी आज भी है, पैनिक कर जाता हूँ कोई भी सिचुएशन में। तो ये था कि वो 3 घंटे के लिए अपने आप को संभाल लेते हैं, बाकी पैनिक होते रहेंगे। तो वो चीज तैयार किया, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की। कई सारे दोस्त थे जिन्होंने उस चीज में मदद किया, क्योंकि जो सक्सेसफुल थे मेरे साथ थे, नहीं भी थे तो भी मेरे साथ थे, साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने वर्कआउट किया पूरा कि ये वो 3 घंटे के लिए तैयार होके जाते हैं। बाकी अब नॉलेज में तो कमी है नहीं, क्योंकि बीडीएस में भी आ ही चुके थे, तो 2 3 नंबर से रुक के ही बीडीएस में आए थे। तो ये था हाँ। कि थोड़ा सा भी हुआ तो हम जंप कर जाएंगे। बस पेपर वगैरह लगाए, खूब सारे पेपर्स लगाए और एनालिसिस किया, और वो 3 घंटे जाके आराम से स्टेबल माइंड से बैठे और हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे लिए चीज काम कर गई, प्लान भी जो तुम्हारे पास था उससे तुम्हारा प्रेशर कम हो गया कि ठीक है, हो जाता तो ठीक है, वरना अपना बीडीएस तो चल ही रहा है, तो उसकी वजह से तुमको फायदा हुआ प्लान बी की वजह से। बिल्कुल। तो हाँ, उसकी वजह से फायदा तो हुआ। हाँ, तो जैसे लास्ट के जो 1.5 महीने प्रिपरेशन करी, वो कैसे प्रिपरेशन करी, कितने पढ़ाई करी, जो एग्जाम से जस्ट 1.5 महीने पहले का जो टाइम तुमको ठीक से मिला था, किस तरीके से शेड्यूल रहता था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या रहता था? शेड्यूल बहुत सही रहता था कि 9 बजे से शाम को 9 बजे तक तो पढ़ते ही थे। हाँ। हाँ। शाम को 9 से 9 लगातार लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। ओके। तो वो पढ़ने का टाइम रहता था कि उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना, उसमें लंच करना है बस। और सुबह ही रेडी होके लाइब्रेरी पहुंच जाते थे और फिर 9 से 9 पढ़ते थे। और फिर 9 से अपने रूम पे पहुंच गए, और फिर थोड़ा बहुत वहाँ जाके फ्रेश वगैरह हुए, और फिर थोड़ा बहुत अगर पढ़ना हुआ तो फिर से थोड़ा बहुत पढ़े और फिर सो गए। तो 12 घंटे में ही करीब, नहीं तो 10 घंटे तो पढ़ ही लेते थे।
9-10 घंटे, 10 घंटे, और क्योंकि कोचिंग, 1.5 महीने थे खाली मेरे पास। कोचिंग के टेस्ट वगैरह कितने देते थे? कोचिंग के टेस्ट जो ऑनलाइन देते थे, ऑफलाइन देते थे? ऑफलाइन जाके देते थे, ऐसे एक टेस्ट सीरीज थी यहाँ की, अच्छी हम्म। थी, तो जाके देते थे। हफ्ते में 2 टेस्ट तो दे देते थे, 2 टेस्ट देते थे, पुराने पेपर से उनको सॉल्व करते थे। क्या स्कोर आता था कोचिंग के टेस्टों में लास्ट में? लास्ट में ये रहता था 660, 630, 640, समथिंग ऐसे रहता था। 600 अबव रहता था, कभी कभी नीचे भी आ जाता था, 590 भी आ जाता था। जिस दिन एग्जाम था 2023 का, तो यार काफी मतलब मुश्किल हुआ होगा, इतनी सारी नेगेटिविटी पुरानी, मतलब कभी कभी दिमाग में आई जाती है ना सोचते हुए भी कि यार पहले भी गलत हो चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है, और इस बार तो उतना टाइम भी देके भी प्रिपरेशन नहीं करी। काफी कम टाइम मिला बीडीएस की वजह से, एग्जाम की वजह से। तो कभी सोचा था कि इतना अच्छा हो जाएगा, 662 आ जाएंगे? मतलब इस तरीके से पास्ट के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जज करते हैं, तो सोचा था कभी 662 नंबर आ जाएंगे इस तरीके से? केजीएमसी मिलने वाला है अब सीधा ही, कहाँ कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, अब सीधा ही केजीएमसी मिलने वाला है। सोचा था कभी एग्जाम देने जा रहे थे उससे पहले? नहीं, बस इतना, मतलब इतना मार्क तो नहीं सोचा था कि इतना मार्क आ जाएगा, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली ये नहीं सोचा था, क्योंकि हर बारी जाके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जा रहा था। बस ये था कि अपने आप को कूल डाउन रखते हैं, काम रखते हैं, और जाते हैं और वहां देते हैं। अब पढ़ा तो उसके पहले भी बहुत कुछ था, और 1.5 महीने में ये था, ऐसा नहीं कि 1.5 महीने में मैं ये बोलूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब बहुत लोग बोल देंगे आके मैंने 4 घंटे पढ़े, तो वो साल भर का हो सकता है, लेकिन डेढ़ डेढ़ महीने में मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ा। 9-10 घंटे भी पढ़ना बहुत होता है, मुझे लगता है, अगर अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ा जाए तो। और फिर मैंने पढ़ा एक एक बारी एटलीस्ट, तो पूरा सिलेबस कवर्ड था बहुत अच्छे से, सारा एस्पेक्ट, सब एस्पेक्ट कवर्ड था सिलेबस। तो वहां जाके दिया, और एग्जाम के दिन ज्यादा कुछ नहीं सोचा, भैया के साथ गया, और उन्होंने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो चल रहा है वो चल रहा है साइड में, और इसको अपना मेन मोटिव बनाओ, अभी है, आज 2 एग्जाम देखते हैं जो भी होता है। और ठीक। फिर दिया तो एग्जाम देते वक्त ही फील हो गया था कि कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ, मतलब जब पेपर दे रहे थे। क्योंकि इससे पहले भी मैंने कभी भी नीट दिया था, तो ये नहीं था कि मैंने 3 घंटे 20 मिनट में पेपर कभी सॉल्व कर पाया था पूरा, एक्सेप्ट फॉर 2020 एग्जाम, 2020 वाले एग्जाम को छोड़ के मैंने कभी भी कोई पेपर पूरा कर नहीं पाया जब पढ़ा था इस बीच, 20 से 23 तक। तो 23 वाला पेपर मेरा 3 घंटे में, समथिंग 3 घंटे में खत्म हो गया। तो मुझे लग गया था कि, और अच्छे से खत्म हो गया, तो मुझे लग गया था कि हाँ, अच्छा स्कोर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पेपर और अटेम्प्ट फिर जब निकले, पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से किया था? पेपर अटेम्प्ट बहुत ही मतलब मेरा हर बारी हर साल वेरिएबल रहता था। इस बारी तो मैंने फिजिक्स पहले, बायो अटेम्प्ट पहले किया था, हर बारी मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करता था। हम्म। लेकिन इस बार मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ी बदली थी, मैंने सोचा कि बायो स्ट्रांग पॉइंट है, तो बायो पहले अटेम्प्ट करते हैं। ठीक तो है। बायो मैंने पहले अटेम्प्ट किया। क्या स्कोर था बायो में? बायो में मेरे 356। एक क्वेश्चन छोड़ दिया? बाकी यार छोड़ते तो नहीं है एक मतलब, क्वेश्चन, सारे ठीक थे जो अटेम्प्ट करे वो सारे ठीक, एक छोड़ दिया? हाँ वो सारे एक याद ही नहीं आ रहा था, उसका था, एवोल्यूशन का क्वेश्चन था समथिंग, तो मुझे याद ही नहीं आया थोड़ा, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं, मुझे लग गया था कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजी फिर और बाकी का केमिस्ट्री आता था तो, में, फिर फिजिक्स करा होगा लास्ट में? बायो करता था, फिर फिजिक्स करता था, फिर केमिस्ट्री किया। अच्छा, फिर फिजिक्स। बायो, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है। अब तुम अपने जो इतना एक्सपीरियंस है, फेलियर्स का सक्सेस का दोनों है आज तुम्हारे पास, दोनों एक्सपीरियंस है, तो बेसिक चेंज क्या तुमको लगा, क्या चीज में डिफरेंस आया कि प्रिपरेशन के दौरान वही तुम सेम, पहले कुछ अटेम्प्ट्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और वही तुमने सेम थोड़ा कम टाइम में प्रिपरेशन करके भी 662 स्कोर कर लिया? तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी ऐसी गलतियां थी जो थोड़ी तुमने इम्प्रूव करी 2023 में, जिससे तुमको फायदा हुआ? कौन सी ऐसी गलतियां स्टूडेंट कर देता है नॉर्मली, या तो तुमने करी जो इम्प्रूव करके तुम्हारा स्कोर बढ़ा? मेन गलती जो मैंने ऑब्जर्व की शायद ये थी कि पेपर सॉल्व मैं नहीं करता था कभी भी। ओके। पेपर मतलब टेस्ट पेपर दे के आए,
और उसमें 660 आ गए। तो मुझे लगा कि 660 तो आ ही गए मेरे, तो अब क्या ही है, पेपर साइड में फेंक देते हैं, अपने रूम में पड़ा रहेगा, खत्म, डन। वो गलतियां मैं हमेशा करता था, वो मैंने 2022 तक भी की। उससे पहले मैं कभी नहीं सॉल्व करता था। वो थैंकफुली मेरे एक फ्रेंड है, उनका हेल्प था कि हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम्म। उनका हेल्प था कि हाँ पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे 690 भी आ गए, 700 भी आ गए, फिर भी 4 क्वेश्चन तो गलत हैं। तो ओके। उन 4 क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 क्वेश्चन कौन से गलत हैं। और सेक्शन ए सेक्शन बी अब होता है, तो हाँ हाँ। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन किए हैं तो 5 क्वेश्चन तो छोड़े होंगे। हाँ तो हाँ। उन 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं ना, जब हम पेपर दे के आ रहे हैं घर पे। तो बाकी के 5 क्वेश्चन जो है, उन 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं कि ठीक क्या है। है क्या नहीं है उसमें। और जो गलत हुए हैं वो तो जरूर से सॉल्व करने हैं। तो एक बार ये आते थे, पेपर मिला लेते थे, जो जो गलत है वो रेड पेन से मार्क कर दिया, और सेक्शन बी में देख लिया, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व किया और उन क्वेश्चंस को देखा कि हाँ कहाँ कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, कहाँ नहीं गलत हो रहा है। तो पेपर सॉल्विंग मैंने बहुत एंड में की, मतलब बहुत साल बाद कह सकते हैं कि हाँ मैं करता ही नहीं था, वो बहुत मेजर गलती थी, जो सब लोग बताते थे। शायद मैं अवॉइड कर देता था, क्योंकि टेस्ट में जब नंबर आ जाते थे तो खुश हो जाते थे, और जब नहीं आते थे तो डिप्रेस होके हटा देते थे, और जब आ जाते थे तो खुश होके हटा देते थे। तो पेपर ठीक। सॉल्विंग सबको करनी चाहिए शायद। और दूसरी बात कि साल भर थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर भी करना चाहिए, वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए और गुड के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल। ज्यादा करके एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या होगा, जस्ट। कि मतलब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोसेस पे ध्यान दें बस। बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करो, बाकी रिजल्ट तो नो बडी नो कि उस दिन क्या होगा, उसी को नहीं पता है। एग्जाम डे वाले प्रेशर को कैसे हैंडल करा था उस दिन, 2023 वाले को? बाकी इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट मान लो, या फिर मतलब इतने सारे खराब दिन मान लो जो पिछले सालों में एग्जाम वाले दिन हुए, उस दिन 2023 वाले को कैसे हैंडल करा? 2023 वाले दिन तो बस ये था कि मैं इस बारी फिर से थोड़ा सा प्रेशर था, तो लकली मेरे जस्ट जो एल्डर ब्रदर हैं वो मेरे साथ बहुत रहे हैं, मतलब मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, तो मेरा बहुत साथ देते हैं वो, मतलब एज अ फ्रेंड ही है। तो वो मेरे साथ थे, वो गए, मैंने सेंटर पे उनको ले गया, मैंने सोचा कि लेके जाऊंगा तो थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा, वो साथ में रहेंगे तो डरूंगा नहीं। मैं गया, बाकी कुछ चीजें मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो फिर से पैनिक कर जाऊंगा। यहाँ अगर मैंने आके कोई फॉर्मूला शीट वगैरह खोला या कुछ भी खोला तो मैं पैनिक कर जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। मैंने वहां नहीं पढ़ा। कुछ चीजें थी जो मैं बहुत टाइम से, मतलब अब मैं यहाँ शायद नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे, रिलीजियस चीजें हो जाएंगी वो। मैं सुनता था तो मुझे अच्छा लगता था सुनने में। तो मैंने क्या किया कि करीब, शायद ये नहीं करना चाहिए सबको, लेकिन मुझे उस चीज से थोड़ा शांति मिलती थी, क्योंकि उसी वजह से मेरा हर बार ही गड़बड़ हो रहा था नीट। नहीं, तुम तो बोल मैंने क्या किया सकते कि हो, दो ऐसा बजे कुछ नहीं पेपर। है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुमको अच्छा लगता है तुम बोल सकते हो, जो तुमको बेनिफिशियल लगा वो तुम बता सकते हो कि इससे तुमको फायदा हुआ। जैसे मैं क्या करता था कि मैं हनुमान चालीसा वगैरह सुना करता था काफी टाइम से। ओके। मतलब काफी टाइम से नहीं, इस बार ही सुना करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था तो मैं सुना हाँ। करता था। तो इस बार ही मैंने करीब डेढ़ सवा एक से मैंने ऐसे मैं बैठा था चुपचाप, क्योंकि डर हो रहा था, बहुत हार्ट बीट्स वगैरह बढ़ रही थी, हाँ हाँ। और फिर से हो रहा था कि दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने वो बस कान में धीरे से लगा लिया, स्लो वॉल्यूम पे, और मैं सुनता रहा, और करीब 145 तक मैं ऐसे सुनता रहा, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे बैठा था और सुन रहा था, सुनता रहा। तो ये हुआ कि मैं, क्योंकि उस ऐसा नहीं कि वो सबके लिए काम कर जाए, वो मेरे लिए काम कर गया, क्योंकि मैं उसको काफी टाइम से सुन रहा था, उससे मुझे पीस मिलता था। तो उससे ये ओके। हुआ कि मेरा माइंड काफी काम हो गया, हम्म। मेरा माइंड बहुत काम हो गया, इतना काम हो गया कि मुझे ये लगा नहीं, पहली बार ऐसा लगा कि मैं नीट देने 145 पे मैंने वो बंद किया, फोन रखा, भैया ने बोला कि अब एंट्री करना है, हाँ हाँ। वरना लेट, वन नहीं 130 पे शायद रिपोर्टिंग लास्ट होता है, तो 120 वगैरह पे मुझे बोला कि हम्म। अब लेट हो जाएगा, अब रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, और सेंटर के बाहर ही था। तो मैंने फोन रखा और मैं गया रिपोर्ट करने, अंदर चला गया। तो पहली बार ये ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं कोई नीट का एग्जाम नहीं देने जा रहा हूँ, मैं से नॉर्मल किसी टेस्ट सीरीज का एग्जाम देने जा रहा हूँ, पेपर देने जा रहा हूँ। तो मैं चला गया आराम से, पहली बार ये ऐसा फील हो रहा था पहले से ही कि नॉर्मल टेस्ट ही तो देने जा रहे हैं, टेस्ट पेपर ही तो देने जा रहे हैं, क्या ही हुआ। तो गए आराम से, हम्म। और उसके पहले थोड़ा वॉशरूम वगैरह गए, फ्रेश हुए, चेहरा वगैरह धुले और जाके बैठ गए, और पेपर आया, पेपर दिया तो फिर बायो से ही फील हो गया था।
कि इतना कुछ है नहीं पेपर में, कर लूंगा मैं, बस अपने आप को रोकना है। हम्म। फिर मैंने बायो पूरा किया, और फिर मैं ये करता था कि उसके बाद ये क्या, फिजिक्स पे मैं बिल्कुल लास्ट ही में इस बार किया था। मिक्सअप करता था थोड़ा बहुत, कि सेक्शन भी कर लिया सारे के, और फिर सेक्शन ही बाकी रहेगा तो सेक्शन ही कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा डे वही। ठीक है, तो मतलब अभी फाइनली तुम क्या सजेशन देना चाहोगे यार, स्पेशली उन ड्रॉपर्स को जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, फोर्थ ड्रॉपर, डिफरेंट, मतलब जितने भी प्रिपरेशन करते हुए साल हो गए जिन भी स्टूडेंट्स को, उनके लिए फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे तुम? फाइनल मैसेज यही है कि अगर आपको करना ही है, एमबीबीएस करना ही है और लगे हुए हो, ये है कि नहीं छोड़ना है, तो बस मेहनत करो। और बाकी एंड रिजल्ट पे इतना फोकस ना करो, और गलतियां हैं वो सुधारने की कोशिश करो। एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हारा मिस्टेक कहाँ हो रहा है। क्योंकि ओके। मेरा तो कई बारी से एज अ लक, या जो भी कह सकते हो, बार बार रुक रहा था, कम हो जा रहा था, ये हो जा रहा था। तो वो सब ना देखो कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी प्रोसेस पे ध्यान दो, और उसमें जितना सुधार ला पाओ उतना लाओ। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक सलाह सब्जेक्ट वाइज वो देना चाहो तुम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो वो भी बता दो। अब बायो के लिए स्पेशली तो मैं तो कहूंगा कि आप एनसीईआरटी ही रीड करो। बियॉन्ड एनसीईआरटी कुछ नहीं जाने की जरूरत है। मैं तो बियॉन्ड एनसीईआरटी कभी नहीं गया। हाँ हाँ। बियॉन्ड एनसीईआरटी में कभी गया ही नहीं, एक भी वर्ड मैंने नहीं पढ़ा। और मेरे नीट 2020 में जब 602 स्कोर आए थे, तब भी मेरे बायो में 350 मार्क्स थे। ओके। और जब 591 आए थे 2021 में, तब मेरे 352 मार्क्स थे बायो में। और 2020 में मेरा सिलेक्शन 567 था, वो बायो की वजह से ही रुका था। क्योंकि उस दिन बायो में मैं पैनिक कर गया, और बायो में मेरा बहुत खराब हो गया, 250 और 60 ऐसे ही समथिंग थे। फिर इस बार हो गया, बायो बहुत अच्छी हुई। तो मैं बायो के लिए तो वही बोलूंगा। बाकी केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बहुत मस्त मस्त है, बहुत मस्त है। उसके लिए करना ही पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इतना नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बाकी फिजिक्स अगर कहीं पढ़ रहे हैं नोट्स वगैरह से, तो वहां से कर सकते हैं। बाकी पीवाईक्यूज बहुत मस्ट है सबके। क्या? अगर हम केमिस्ट्री के लिए देखें तो पीवाईक्यूज और प्लस एनसीईआरटी हो जाएगा, उतना सफिशियंट है। उससे ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है। और बाकी बचा केमिस्ट फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अगर आपके पास कोई मटेरियल है या मॉड्यूल है, कुछ है, जो कि थोड़ा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। हाँ ऐसे हाँ। रैंडम कहीं का भी हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू आशीष अपनी जर्नी शेयर करने के लिए यार, काफ़ी मोटिवेशनल जर्नी है। लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, जिनका इस साल भी नहीं हुआ, पिछले साल भी नहीं हुआ, या फिर जितने भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो चुके हैं, तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी इससे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू सर।